गाइस, मैं पूजा कपूर आज आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का, जो कि लास्ट क्लास में हमने बीओपी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन किया था। आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर के लिए सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है किसी भी कंट्री की करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया की करेंसी को छोड़ के बाकी पूरी कंट्रीज की किसी भी कंट्री की करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज ही कंसिडर होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, इट रेफर टू द करेंसी ऑफ वन कंट्री अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के रुपीस को छोड़ के बाकी किसी भी कंट्री की जो करेंसी है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, करेंसी हो, वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज ही कंसीडर होती है। जैसे कि यूएस डॉलर इन इंडिया, जैसे यूएस डॉलर इन इंडिया, इंडिया में यूएस डॉलर हमारी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, अब मुझे $1 लेने के लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात की थी कि हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ के बाकी देश की, बाकी किसी भी कंट्री की करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज होती है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि हमारी कंट्री की करेंसी, हमें दूसरी कंट्री की करेंसी लेने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो जैसे कि क्या है, इट रेफर टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर। जैसे कि $1 लेने के लिए सपोज मुझे 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं, या फिर $2 लेने के लिए मुझे 140 रुपीज देने पड़ रहे हैं। दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें मुझे दूसरी कंट्री की करेंसी लेने के लिए कितने रुपीज देने पड़ रहे हैं, कितनी अपनी कंट्री की करेंसी देनी पड़ रही है, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट अगर हमारे पास होते हैं, तीन तरीके के सिस्टम है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तीसरा मैनेज फ्लोटिंग। देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट था वो हमारा सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट था। सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट मैंने अभी 3 बताया आपको। पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब सबसे पहले अगर हम बात करें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो द रेट, मतलब जब मार्केट का जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। वो मार्केट डिसाइड नहीं कर रही है, मैं डिसाइड नहीं कर रही है, आप डिसाइड नहीं कर रहे, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। गवर्नमेंट मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कि बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड में फ्लक्चुएशंस ना हो और मार्केट स्टेबल रहे, गवर्नमेंट क्या करती है, एक रेट डिटरमाइन करती है। जैसे $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, इसी पे ही ट्रेड करेंगे सब लोग, जिसको खरीदना है, जिसको बेचना है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो उसी रेट पर होगी। ये किस रेट, कौन से सिस्टम में होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। ये सिस्टम तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नमेंट नहीं चाहती। इस सिस्टम, इस रेट को ओनली कौन चेंज कर सकता है, गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज अ सिस्टम इन विच द रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। द बेसिक पर्पस इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ताकि फॉरेन करेंसी में, फॉरेन ट्रेड में क्या मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, अभी जैसे कि इसमें एक टाइप होता है, इसमें वैसे 2 टाइप होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 1 है, तो मैं इसीलिए वही करवा रही हूँ। दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसमें क्या है, एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, गोल्ड की टर्म्स में, कि $1 इक्वल्स टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड का जो रेट होगा वो $1 का रेट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे $1 लेना है तो मुझे अपनी कंट्री में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड देखना होगा या फिर 2 ग्राम ऑफ गोल्ड देखना होगा कि वो कितने का है, उसके अकॉर्डिंगली ही मेरा डॉलर का रेट डिसाइड होगा। ये है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे रेट डिटरमाइन किया जाता है बाय मार्केट फोर्सेस। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई एक रेट डिसाइड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, ये डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गई, ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक रेट डिटरमाइन होता है। दिस इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है और ये चेंज भी मार्केट फोर्सेस से ही होगा। ये रेट टोटली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। ठीक है, अभी हमने जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है बाय द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है,
जब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में दो चीजें होती हैं, एक होता है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक होता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि बढ़ना, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है इसको एप्रिसिएशन बोलते हैं, और जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है इसको डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इट इज द सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट कम हो गया, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसमें क्या है $1 पहले 60 का था, अब $1 50 का हो गया। अब आप बोलोगे कि एप्रिसिएशन कैसे है, एप्रिसिएशन ऐसे है कि पहले मुझे $1 के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, मेरे लिए तो सस्ता हो गया, मेरे लिए तो फायदा है, ठीक है। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पहले वो हमारी कंट्री से $1 से पहले 60 रुपए का सामान लेकर जाते थे, अब $1 से 50 रुपए का सामान लेकर जाएंगे, तो हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना, ठीक है। अब उन्हें क्या, हमें क्या है, अब हमें डॉलर लेने के लिए पहले से कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, कॉजेस ये हो सकता है कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की जितनी डिमांड नहीं है, ठीक है। आपने देखा ना, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली सेल लग जाती है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें मार्केट में आ जाती हैं और उतने बायर्स नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसी वजह से भी हो सकता है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर डिमांड ही नहीं कर रहे हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है, जब हम किसी चीज की डिमांड ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इट इज अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। राइज इन एक्सचेंज रेट मतलब पहले $1 60 रुपीज का था, अब $1 70 रुपीज का है। इट मीन्स नाउ मोर ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बाय $1। पहले $1 के लिए मेरे को 60 रुपए की जरूरत थी, अब $1 के लिए मुझे 70 रुपए की जरूरत है। मेरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब वो $1 से हमारी कंट्री से ज्यादा का सामान लेकर जाएंगे और हम लोग $1 से कम का सामान खरीद पाएंगे, मतलब हम लोगों को अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा $1 लेने के लिए, ठीक है। तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जब हम लोग किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो महंगी हो जाती है, या फिर हम बोले कि सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही जितनी डिमांड है, जिसकी वजह से भी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब क्या है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड या सप्लाई में चेंज होता है तो उसका हमारा एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ता है, जैसे कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको बताया था, ये डिमांड और सप्लाई भी मैंने इसका कॉज बताया था। अब इसका चेंज होने से कैसे इंपैक्ट पड़ता है वो मैं दिखा रही हूँ। इंक्रीज इन डिमांड, सबसे पहले मैंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, ठीक है। ये रहा एक्सचेंज रेट, ठीक है, हमारा आर डिटरमाइन हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड बोल दिया हमने, इंक्रीज इन डिमांड जैसे हुआ, डिमांड डीडी से डीडी 1 पे आ गया और हमारा क्या हो गया, देखो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ते ही डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारी एक्सचेंज रेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले $1 50 का था, जैसे ही डिमांड बढ़ गई तो $1 60 का हो गया, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में देखो ये हमारा क्या था, दिस इज द केस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया था ना, इंक्रीज इन डिमांड मैंने आपको कॉज बताया था। अब ऐसे ही ये मेरा रेट है, एक्सचेंज रेट है। अब यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड, अगर मैं डिमांड डिक्रीज कर रही हूँ तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा R1, रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले मेरा $1 डिमांड नहीं कर रहे तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 50 थी, अब $1 की वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, एप्रिसिएशन। ये क्या है हमारे लिए, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है कि जब पहले $1 50 का था अब $1 40 का हो गया। अब हमारे लिए फायदा है, मेरे को पहले $1 50 रुपीज के लिए मुझे 50 रुपीज देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 40 रुपीज देने पड़ेंगे। अब जैसे ही डिक्रीज इन डिमांड होती है तो इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे क्या हो जाता है, टूरिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि अब हमें फायदा है, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे,
क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए क्या है, डॉलर सस्ता हो गया है। जैसे ही डॉलर सस्ता होगा तो हम जो काम पहले नहीं कर पा रहे थे फॉरेन कंट्री से, वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम अपने फॉरेन में गिफ्ट भेजने हैं, ग्रांट्स भेजनी है, तो हम तब भेज सकते हैं। क्यों? क्या क्या कर सकते हैं हम? जैसे ही डिमांड डिक्रीज होगी तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में परचेजेस कर सकते हैं, हमारे क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारा टूरिज्म बढ़ जाएगा, हम लोग स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी के लिए पैसा लेना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको फायदा है ना। ठीक है, क्या है, हमको फायदा है, अभी डॉलर सस्ता है। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि अभी आप खरीद रहे हो सस्ते में, बाद में आपको महंगे में, बेनिफिट कमाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी करना शुरू कर देंगे। ग्रांट्स करना, ग्रांट्स मुझे भेजनी है, मुझे गिफ्ट भेजने हैं फॉरेन कंट्री में, मुझे व्हाटएवर। ठीक है, जो भी मैं फॉरेन कंट्री से करना चाह रही थी, मैं इस सिचुएशन में कर सकती हूँ, क्योंकि अभी डॉलर सस्ता है। अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई में दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। ये मेरा रेट डिटरमाइन हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई मेरा ये हो गया। जैसे ही सप्लाई बढ़ती है तब भी क्या होता है, रेट कम हो जाता है। सप्लाई बढ़ने का मतलब है खरीदने वाले भी तो होने चाहिए, लेने वाले भी तो होने चाहिए। सप्लाई तो तुम बढ़ा दोगे, उतने मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी तो होनी चाहिए। अगर डिमांड नहीं होगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या फायदा। ठीक है, तो ये भी केस हमारा किस चीज का है, इसमें भी $1 पहले 50 का था, अब $1 कितने का हो गया, 40 का हो गया। ये भी हमारा एप्रिसिएशन का केस है। ठीक है, ये भी हमारा किस में होता है, एप्रिसिएशन में होता है। इंक्रीज इन सप्लाई भी होती है, इंक्रीज इन सप्लाई के केसेस में भी हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं, स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी, ग्रांट्स एंड ऑल, ये सब हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये डिमांड, ये सप्लाई। ठीक है, ये है रेट डिटरमाइन हो गया। अब डिक्रीज इन सप्लाई हो गई, सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लोग मार्केट में है बट हमारे हम उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। पहले $1.50 का था, अब हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में लोग बहुत ज्यादा है, तो $1.60 का हो गया है। ठीक है, और ये भी केस किस चीज का है, ये केस डेप्रिसिएशन का है। समझ में आया, नोट कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर बोल देंगे कि हम कब इंपोर्ट हमारे बढ़ सकते हैं, कब हमारे एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का हमारे इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन में हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे लिए महंगा है ना, हमारे लिए करेंसी क्या है, महंगी है। पहले मुझे $1.50 का मिल रहा था, अब वही डॉलर मुझे ₹60 का मिल रहा है, मेरे लिए तो महंगा हो गया ना वो। अब मैं क्यों लूंगी, अब मैं क्यों जाऊंगी टूर पे। ठीक है, हम लोग क्यों करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब मुझे महंगा पड़ रहा है ये। समझ में आया। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा ये अच्छे से। देखो नेक्स्ट है हमारा डिमांड। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज रेट पर डिमांड और सप्लाई का चेंज होने का। ठीक है, अब क्या है इम्पैक्ट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं। पहला है, अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे फॉरेन कंट्री से मैंने लोन लिया हुआ है, मुझे उन लोन की रीपेमेंट करनी है। अब ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे फॉरेन कंट्री में रीपेमेंट करनी है तो फॉरेन करेंसी में ही करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करनी है, तब भी हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए अगर हम फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, सपोजिंगली हम घूमने भी जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फॉरेन हम लोग अपने रुपीज लेकर जाएंगे, वहां पे किसी काम के नहीं है। हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग वहां की कंट्री की करेंसी अपने साथ लेकर जानी होती है। हम पहले एक्सचेंज करवाते हैं, फिर फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जिससे कि हम वहां के चीजें खरीद सके, डायरेक्ट परचेजेस कर सके और इंपोर्ट कर सके। ठीक है, हम लोगों को अगर ग्रांट देने हैं, ग्रांट भी हम अपनी करेंसी में थोड़ी ना देंगे उनको, उनकी करेंसी में देंगे ना उनको। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। मैंने इसीलिए फॉरेन करेंसी की हम डिमांड करते हैं, मुझे लगता है बहुत सस्ता हो रहा है, बाद में महंगा हो जाएगा, मुझे फायदा है। ठीक है, अभी $1 सपोजिंगली मैं 40 का खरीद रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कल को 70 का हो जाएगा, तो मेरे को ₹30 पर डॉलर फायदा हो रहा है। ठीक है, तो तब भी हम डिमांड करते हैं। अब इसीलिए नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग सप्लाई कब करते हैं, परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब होती है, जब फॉरेन कंट्री के लोग हमें सप्लाई कब करते हैं, जब परचेज हमने करनी है, मतलब फॉरेन कंट्री के लोगों को हमारी कंट्री में परचेजेस करनी है, एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी है हमारी कंट्री में, तब हमारी कंट्री में सप्लाई हो रही है। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो लोग हमें लोन ले रहे हैं, मतलब हम लोगों की कंट्री में लोन दे रहे हैं वो,
ठीक है, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इन सब केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई हो रही है, कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है, एक होता है डिवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। अभी मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों का मतलब यही होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बट फर्क ये है कि डिवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इट हैपेंस इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, और ये कब होता है, इट रेफर टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डन बाय द मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस किसमें होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। कब होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन सेम होते हैं, अगर एग्जाम में इसमें डिफरेंस भी आता है, बट दोनों की डेफिनेशन सेम होती है। बट फर्क इतना है कि डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होता है। ऐसे ही रिवैल्यूएशन, अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन की, वो भी उसको हम रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन सेम होता है, बट क्या होता है, रिवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और एप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। नेक्स्ट देखो, मैनेज फ्लोटिंग। अब जो तीसरा मैंने बताया था आपको, मैंने पहला बताया था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और थर्ड है मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दोनों का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे क्या है, दोनों का मिक्सचर है, इसमें रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है। बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि रेट सही डिटरमाइन नहीं हो रहा है या मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है और उस एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकती है। ठीक है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। इसको और क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग समझ में आ गया। यस, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जो भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, करेंसीज की बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जैसे हमें कोई भी चीज खरीदनी होती है या बेचनी होती है, मार्केट जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज की भी एक मार्केट होती है जहां पे फॉरेन करेंसीज का सेल एंड परचेज किया जाता है। इट इज अ मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर बाउट और सोल्ड। अगर हमें फॉरेन करेंसी लेनी है या फॉरेन करेंसी को सेल करना है, तो ये ट्रांजेक्शन जहां पे की जाती है, उस जगह को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो तरीके की होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, स्पॉट मार्केट वो होती है कि मैं ऑन द स्पॉट मैं गई वहां पे जो भी रेट चल रहा था उसी रेट पर मैंने जाके करेंसीज को परचेज कर लिया। ठीक है, अब जो रेट था उस रेट को हम स्पॉट रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस रेट को हम बोलते हैं स्पॉट रेट। ठीक है, अभी सपोजिंगली $1 इक्वल टू 70 रुपीज है। ठीक है, तो मैं गई $1 इक्वल टू 70 रुपीज से मुझे जो जो चीजें खरीदनी थी मैंने वो चीजें खरीद ली। ठीक है, मतलब जितनी करेंसीज मुझे खरीदनी थी खरीद ली इसी रेट पे। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन की जाती है। मैं गई, मैंने जो करेंसीज जो करंट रेट चल रहा था उसी रेट पर मैंने जो चीज लेना था, मैंने जो भी करेंसीज खरीदनी थी खरीद ली मैंने। और जो रेट होता है स्पॉट मार्केट में जो चल रहा होता है उसको स्पॉट रेट बोलते हैं। इन द सेम मैनर फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, सपोजिंगली मेरे पास नहीं है इतने अमाउंट कि मैं फॉरन अभी करेंसीज जो भी मुझे लेनी है मैं ले सकूं, तो मैंने क्या कहा, मैं 1 फेब को लेने आऊंगी। ठीक है, मैंने ये बोला कि मुझे 1 फेब को लेना है, बट मुझे कहीं ना कहीं डर है। ठीक है, मुझे डर है कि $1 100 रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ना अभी डील कर लो कि हम लोग अभी रेट जो है हमारा फॉरवर्ड मार्केट में मैं $1 इक्वल टू 75 रुपीज पे मैं आपसे लूंगी। ठीक है, अब जब मैं फॉरवर्ड मार्केट में गई तो फॉरवर्ड मतलब जब भी मैं 1 फेब को लेने के लिए गई तो 1 फेब को रेट सपोजिंगली कुछ भी था, सपोजिंगली $1 इक्वल टू 100 ही था, तो यहाँ पे मुझे 25 रुपए पर डॉलर का फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं तो इतना ही दूंगी क्योंकि मेरी ये डील हो चुकी है उनके साथ। ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग $1 इक्वल टू 75 रुपीज ही देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि $1 इक्वल टू 72 हो गया। अब यहाँ पे क्या, लेकिन मैंने डिसाइड कितना किया था, 75 किया था,
तो मेरे को लेना भी कितने में पड़ेगा, 75 पे ही पड़ेगा, 72 पे मैं नहीं ले सकती, तो मुझे लॉस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो रेट उस समय जो होता है फॉरवर्ड मार्केट, वो मार्केट होती है, फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है, दिस इज द रेट, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड रेट। इस रेट को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट, ठीक है। उसके बाद फॉरेन फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इस मार्केट की क्या क्या फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, इट ट्रांसफर, ठीक है, इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर, ठीक है, इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड फंक्शन, सपोजिंगली मैं फॉरेन कंट्री में ट्रेड करना चाह रही हूँ, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मुझे क्या देगी, लोन दे देगी, या मुझे मनी देगी, या मुझे कुछ भी मेरी हेल्प करेगी, ठीक है, मुझे क्रेडिट प्रोवाइड करेगी ताकि मैं फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकूं। हेजिंग फंक्शन, ये जो लोग इस तरीके से होता है, हम लोग डरते हैं फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कुछ भी लेने से पहले कि पता नहीं कल को रेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हेजिंग फंक्शन है, ये उनको, उन लोगों को जो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर रिस्क लेने से डरते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, कि अगर आपका कल को लॉस हो जाता है तो कोई भी रेट, सपोजिंगली $1 इक्वल टू मैं 100 पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो वो कोई भी रेट डिटरमाइन कर लेंगे कि हम इतना तो आपको हमारे से मिल ही जाएगा वापस, आपको लॉस नहीं होगा। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको वन शॉट कराया है, ये है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से कीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैंने इसमें वीडियो में कवर कर दिया, आपको बाहर से बुक से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही आगे मेरे वीडियोस को देखने के लिए, मेरे रिविजन्स को, मेरे चैप्टर्स को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।